यस गाइस, पार्टनर का अगर आपको एलएलपी का पार्टनर बनना है देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। तो उसके लिए यहाँ पे बताया है कि जैसे ही आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है, ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, द पर्सन जिसने अपना नाम सब्सक्राइब किया था, राइट, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इट्स पार्टनर। तो गाइस वो बंदा जो होगा वो वहां पे पार्टनर बन जाएगा जिसका भी नाम एज अ सब्सक्राइबर, समझना गाइस, ये जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर्स बिकम पार्टनर्स वंस LLP इनकॉर्पोरेटेड। वंस आपका LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगा गाइस, ये जो सब्सक्राइबर है वो पार्टनर बन जाएंगे and any other person may become a partner of the LLP by and in accordance with the LLP agreement, right? अगर आप किसी और पर्सन को भी अगर पार्टनर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, समझना गाइस। इन शॉर्ट, ये जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है LLP के अंदर, मेन डॉक्यूमेंट, राइट, वो कौन सा है गाइस? जैसे कंपनी में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपका मेन डॉक्यूमेंट जो है गाइस वो LLP एग्रीमेंट है। इस LLP एग्रीमेंट के अंदर, राइट, वहां पे अगर आपका नाम एज अ पार्टनर लिखा हुआ है तो आप LLP के पार्टनर वहां पे कहलाओगे, समझना। जैसे ही आपने एज अ सब्सक्राइबर नाम रखा होगा, सब्सक्राइबर सर यहाँ पे क्या शेयर्स लेता है? नहीं बेटा, सब्सक्राइबर्स यहाँ पे क्या करता है, तो जैसे कंपनी के अंदर शेयर्स लेता है सब्सक्राइबर्स, ठीक वैसे ही ये सब्सक्राइबर्स यहाँ पे LLP में कंट्रीब्यूशन देता है। कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है, पैसों का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है, राइट, थिंग्स। तो यस गाइस, वो उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पार्टनर? पार्टनर्स का क्या रिलेशनशिप रहता है गाइस? तो यहाँ पे उस चीज के बारे में बताया है। उसमें सबसे पहला पॉइंट, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ LLP। क्या बोला? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP। ऊपर पार्टनर्स ऑफ LLP है, यहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP है, उसके पार्टनर्स के साथ, राइट, shall be governed by LLP agreement between the partners, between the LLP and its partner, meaning thereby कि ये जो आपका LLP एग्रीमेंट होता है गाइस, उसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स वो लिखा हुआ होता है। ये जो आपका LLP एग्रीमेंट होगा गाइस, इस LLP एग्रीमेंट के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स वहां पे लिखा हुआ होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द LLP एंड इट्स पार्टनर, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ होगा, राइट। ये सब कुछ इसने क्या लिखा कि भैया ये सब कुछ गवर्न किसके अंदर रहता है? LLP एग्रीमेंट के अंदर, जो किसके बीच में बना है भैया? तो LLP एग्रीमेंट जो आपका है गाइस वो बना है बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन LLP एंड इट्स पार्टनर्स, इनके बीच में ये LLP एग्रीमेंट वहां पे बना हुआ होता है। ये जो भी आपका LLP एग्रीमेंट है गाइस, एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयरिन दैट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। मतलब कि गाइस आपका जो LLP एग्रीमेंट है, जैसे हम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, तो कानून ये बोलता है कि भैया वैसे ही LLP एग्रीमेंट एंड अगर उसमें आप कोई भी चेंजेस करते हो, राइट, तो आपको वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है। टू फाइल LLP agreement, right, with ROC।
आरओसी के साथ आपको एलएलपी एग्रीमेंट गाइस हर बार फाइल करना है। जब जब आप उसके अंदर, पहले जब आप इनकॉर्पोरेट होंगे तब आप फाइल करोगे, फिर उसके बाद आप जब जब उसके अंदर चेंजेस करते हो आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना पड़ेगा। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जो आपने एलएलपी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, राइट, उससे पहले अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है बिटवीन द पर्सन जिसने ये सब्सक्राइब किया था अपना नाम, प्रोवाइडेड दैट सच एग्रीमेंट, जो अभी एलएलपी बनी ही नहीं है उससे पहले आपने बनाया है, आप उसको बाद में अप्रूव करवा सकते हो, जिसको बोलते हैं गाइस रेटिफाइड करना बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। मीनिंग देयर बाय गाइस कि सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, कि आपका जो एलएलपी है, राइट, वो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डेट, इनकॉर्पोरेशन कब माना जाएगा गाइस, जब आपने सारे फॉर्म्स फाइल किए होंगे एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया होगा, राइट। सो गाइस ये इनकॉर्पोरेशन हुआ लेट्स से आज 18/8/2021 को, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डेट मतलब इस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है। अभी यही जो आपका एलएलपी है गाइस, राइट, ये इनकॉर्पोरेट आज हुआ है, बट आपने एलएलपी का अग्रीमेंट बिटवीन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर राइट, ये आपने बना दिया था कब से, ठीक है। आपने ये जो एलएलपी का एग्रीमेंट है बिटवीन दी एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, ये एग्रीमेंट तो आपने कब से बना दिया था, लेट्स से 10 दिन पहले, 8 अगस्त 2021 को। तो अभी जो कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी, जिसका अस्तित्व कहां से आएगा, इस 18 तारीख से, तो आपने तो उसी के नाम का, बिकॉज आपने पहले क्या किया था, नाम रिजर्व कर दिया था, समझना, राइट। आपने क्या कर दिया था गाइस, नाम रिजर्व कर दिया था, सचिन एडवाइजरी एलएलपी। तो जैसे ही आपने नाम रिजर्व कर दिया था तो उसके बेसिस पे आपने क्या किया, आपने एलएलपी एग्रीमेंट बना दिया। सचिन एडवाइजरी एलएलपी एक पार्टी थी, दूसरी पार्टी सचिन ठक्कर, तीसरी पार्टी बादल ठक्कर, राइट। सो हम तीनों ने मिलके एक एलएलपी एंड दो उसके पार्टनर, हम तीनों ने मिलके गाइस ये क्या कर दिया, एलएलपी एग्रीमेंट बना दिया। कब बना है, 8 तारीख को। एलएलपी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 18 तारीख को, ठीक है। सो अभी थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी अग्रीमेंट एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने से पहले बना दिया है तो उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करेंगे, मतलब कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। रेटिफिकेशन का मतलब वहां पे लिखिएगा इस, आप लोग अपनी बुक के अंदर, रेटिफाई करना, रेटिफिकेशन, सब्सिक्वेंट अप्रूवल, रेटिफिकेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है गाइस, कंपनी लॉ के अंदर भी हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा नहीं बल्कि जब डॉक्ट्रिन पढ़ रहे थे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा था हमने, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा था, राइट। सो यस वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट ओवर देयर। क्या लिखा है कि भैया ये एग्रीमेंट जो है, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द एलएलपी, राइट। बट कंडीशन सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखा है कि भैया ये एग्रीमेंट आपको बाद में रेटिफाई करना पड़ेगा, ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ये जो एग्रीमेंट है गाइस, दिस एग्रीमेंट shall be ratified, मतलब रेटिफाइड का मतलब समझते हो ना, बाजू में लिख देने का, सब्सिक्वेंटली अप्रूव, आप बाद में उसको अप्रूव करते हो,
subsequently approved by all the partners of LLP. ठीक है, इनको बाद में क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको अप्रूव करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट अप्रूवल जिसको बोलते हैं गाइस रेटिफाई करना। In the absence of agreement as to any other matter, the mutual rights and duties of the partners and the mutual rights and duties of the LLP and the partners, right? मैंने आपको पहले ही बोला था गाइस कि अगर किसी भी चीज के लिए, कोई भी मैटर के लिए अगर आपका LLP एग्रीमेंट साइलेंट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, हम वो चीज कहां से जाके देखेंगे फिर, टेल मी गाइस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी चीज के लिए आपका LLP एग्रीमेंट साइलेंट होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर क्या जाके देखना पड़ेगा, बताइए, कम ऑन नाउ यू कैन स्पीक। मैंने आपको अलाउ किया LLP एक्ट 2008। आपको LLP एक्ट 2008 जाके देखना पड़ेगा। अभी LLP एक्ट के अंदर गाइस वेरियस शेड्यूल है, राइट? तो यहाँ पे वो शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ ही है, it shall be determined by the provision relating to that matter and set out in the first schedule of, ये कंप्लीट कीजिए, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ LLP एक्ट 2008। इसके अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा हुआ है गाइस, तो अकॉर्डिंगली हम वही फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे गाइस राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में सेक्शन 23 कमेंट करता है। सबसे पहले इसने बोला कि भैया LLP एग्रीमेंट के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स का, राइट्स एंड ड्यूटीज LLP का उसके पार्टनर्स के साथ होता है। ये जो भी आपने LLP एग्रीमेंट बनाया वो आपको ROC के साथ फाइल करना होता है। फिर वहां पे उसने बोला कि भैया अगर आपने, आपकी LLP इनकॉर्पोरेट होती है, आपकी LLP इनकॉर्पोरेट होती है, उससे पहले अगर आपने एग्रीमेंट बना लिया है तो वो भी इफेक्टिव होगा, उसके ऊपर भी आप अपने राइट्स ले सकते हो। बट कंडीशन सिर्फ इतना है कि जो आपने इनकॉर्पोरेशन से पहले एग्रीमेंट बना दिया वो आपको बाद में अप्रूव करवाना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है गाइस, बिकॉज कंपनी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से बाद बनाओ, ऐसा कंपनी में कोई ऑप्शन नहीं है। LLP में, मेरी बात ध्यान रखना बच्चों, LLP के अंदर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इनकॉर्पोरेशन से पहले भी LLP एग्रीमेंट बना सकते हो, एंड अगर आपको इनकॉर्पोरेट होने के बाद LLP एग्रीमेंट बनाना है तो भी आप डेफिनेटली बना सकते हो। सो देयर इज नो सच कंडीशंस, देयर इज नो सच कंडीशंस कि आपको समझना गाइस, देयर इज नो सच कंडीशंस कि आपको LLP एग्रीमेंट पहले ही बनाना है, आप बाद में भी बना सकते हो। Cessation of partnership interest, next topic, section 24. A person may cease to be a partner of LLP. आप सीज हो जाओगे भैया, LLP के पार्टनर नहीं रहोगे, in accordance with the agreement with other partners or in the absence of agreement with the other partners as to the cessation of being a partner। अगर आप वहां पे उनको नोटिस दे देते हो by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partners of his intention to resign as a partner। मतलब कि कोई भी बंदा एज अ पार्टनर निकलना चाहता है LLP से, तो इसने बोला कि देखो भाई, पहले तो क्या बोला उसने, अ पर्सन मे सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। ये कौन सा एग्रीमेंट, मतलब ये बात कहां पे लिखी हुई होगी गाइस, ये LLP एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि आपका जो LLP एग्रीमेंट में लिखा है, बिकॉज LLP एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में है, समझिए, ये जो आपका LLP एग्रीमेंट है गाइस वो LLP एंड उसके पार्टनर्स के बीच में है, एंड पार्टनर्स के बीच में है। ये देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट, बिटवीन द पार्टनर्स, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द LLP एंड इट्स पार्टनर्स, ये दोनों चीजें यहाँ पे कवर करता है। सो कानून ये बोलता है कि भैया अगर आपको रिजाइन होना है, आपको LLP से बीइंग अ पार्टनर निकलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसने सबसे पहले बोला कि भैया जो LLP एग्रीमेंट में लिखा है वो फॉलो कीजिए। अगर LLP एग्रीमेंट एब्सेंट है उस चीज के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसने बोला
कि भैया आपको 30 डेज का नोटिस वहां पे देना पड़ेगा, राइट। 30 दिन का नोटिस आप उनको दे दीजिए। अगर आप उनको 30 डेज का नोटिस दे दोगे, राइट, तो फिर वहां पे जो भी आपका एलएलपी है उससे आप वहां पे रिजाइन कर सकते हो। आपको 30 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले तो वहां पे हम लिखेंगे कि डू फॉलो एग्रीमेंट। इफ अगर आपका वो साइलेंट है, ये लिखा हुआ ही है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स, मतलब जो आपने म्यूचुअली डिसाइड नहीं किया हो एज टू द सिजेशन ऑफ बीइंग पार्टनर, राइट, तो फिर वहां पे आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। By giving a notice in writing of not less than 30 days. A person shall be ceased to be a partner of LLP अगर उस भाई साहब की डेथ हो जाती है या LLP बंद हो जाती है, अगर वो दिमागी हालत उनकी खराब हो जाती है, अनसाउंड माइंड बोलते हैं गाइस, कोर्ट डिक्लेयर करता है वो कि ये भाई साहब की दिमागी हालत नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका डीम्ड रेजिग्नेशन माना जाएगा कि उसने एलएलपी छोड़ दी। या फिर वो भाई साहब ने अप्लाई कर दिया है कि भैया मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, या फिर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है, या उसने एप्लीकेशन किया है कोर्ट के अंदर कि भैया मेरे पास अब पैसे नहीं है मेरे क्रेडिट इसको चुकता करने के लिए, सो प्लीज मुझे इंसॉल्वेंट कर दो। अभी उसने एप्लीकेशन किया है और अभी उसका टर्न नहीं आया है कोर्ट में, कोर्ट बिजी है, राइट, तब भी वो एलएलपी के पार्टनर से सीज हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है तो भी वो हो जाएगा। वो अनसाउंड माइंड का बंदा है तब भी वो सीज हो जाएगा। उनकी डेथ हो गई है या फिर एलएलपी ही डिसॉल्व हो गई, तो ये सिचुएशंस के अंदर वहां पे पार्टनर जो होंगे गाइस वो एलएलपी में नहीं रहेंगे एज अ पार्टनर, वो सीज हो जाएंगे। डेथ हो गई है, फिर से एक बार कम मेरे साथ, डेथ हो गई है या डिसॉल्व हो गई है एलएलपी, या वो भाई साहब अनसाउंड माइंड के हो, या फिर वो इधर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, या फिर उन्होंने इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन कर दिया। सो पहला पॉइंट गाइस सीजेशन के बारे में क्या बात करता था। सो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता था कि भैया अगर एलएलपी एग्रीमेंट पे गाइस ऐसा लिखा है, समझना, आपको एक क्वेश्चन अगर सी इंस्टीट्यूट पूछे कि भैया एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ऐसा लिखा है कोई भी पार्टनर अगर जाना चाहता है तो उसको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, बताइए। अभी वो बोलेंगे बट एज पर दी एलएलपी एक्ट 30 डेज का नोटिस है, तो पार्टनर को कितने दिन पहले बोलना पड़ेगा? योर ऑप्शन इज 7 डेज, 30 डेज, 37 days, none of the above. 7 days. 7 days. 7 days. LLP एग्रीमेंट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है, चाहे फिर वो 7 दिन हो या 2 साल लिखा हो, आप LLP एग्रीमेंट में 2 साल लिखना चाहते हो ना कि कोई भी पार्टनर को जाना है तो 2 साल पहले एटलीस्ट बताना पड़ेगा, तो आप वो भी लिख सकते हो, समझना, राइट। सो जो भी आपको लिखना, अगर आपका LLP एग्रीमेंट साइलेंट है तभी जाके 30 डेज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वेरी क्लियर, ठीक है। सो यस, इसी हिसाब से फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि डू फॉलो एलएलपी एग्रीमेंट, इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट देन आपको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट कि भैया कब पार्टनर सीज्ड माना जाता है, तो उसके बारे में हमने देखा। थर्ड पॉइंट, वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मर पार्टनर, राइट, वो सीज हो गया। द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। ओहो, अगर किसी भाई साहब ने, अगर अ पर्सन हैज सीज टू बी अ पार्टनर, राइट, वो सीज हो चुका है एलएलपी के पार्टनर से, राइट, बट यस उसको हम फॉर्मर पार्टनर बोलेंगे। वो फॉर्मर पार्टनर अभी भी, ये फॉर्मर पार्टनर अभी भी इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द एलएलपी, वो स्टिल उसको पार्टनर बोला जाएगा इन रिलेशन टू एनी पर्सन जो एलएलपी के साथ डील करता है ऑफ द एलएलपी, अनलेस द पर्सन हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी,
or notice that the former partner has ceased to be a partner of LLP and has been delivered to the registrar. मतलब ये देखिए बहुत बड़ी बात है गाइस, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। सो जो आप सबके पास है, बट यस मैं उसको सिर्फ अप्रोप्रिएट जगह पे फिट करूंगा एग्जाम्पल के साथ। समझिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आज LLP है सचिन एडवाइजरी LLP, ठीक है। इसके अंदर वहां पे एक मैं पार्टनर हूं सचिन ठक्कर, एक मेरा भाई पार्टनर है, एंड लेट्स से धवल पाठक सर वो भी इसके अंदर पार्टनर है। सो देयर आर 3 पार्टनर्स इन दी LLP। मैंने ऑलरेडी एज अ पार्टनर रिजाइन कर दिया, राइट मैंने रेजिग्नेशन दे दिया कि भैया मैं नहीं रहना चाहता। तो इसने बोला कि भैया सचिन ठक्कर, व्हेन सचिन ठक्कर, ये पर्सन की जगह सचिन ठक्कर पढ़ना, वेयर अ सचिन ठक्कर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP, राइट मैं पहले पार्टनर था इसीलिए फॉर्मर पार्टनर बोला। फिर भी द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर, उसको स्टिल पार्टनर माना जाएगा, उसको स्टिल। मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, समझना बाबा, सचिन ठक्कर ने ऑलरेडी सचिन एडवाइजरी LLP को राइट रिजाइन कर दिया, मैंने रिजाइन दे दिया है। कौन सी तारीख को दिया कि 18 अगस्त 2021 को रिजाइन कर दिया मैंने, ठीक है 8 अगस्त रखते हैं, 8 अगस्त 2021 को मैंने रिजाइन कर दिया है। स्टिल मैं फॉर्मर पार्टनर हुआ ये एग्जांपल के अंदर, राइट बट स्टिल इसने बोला कि भैया सचिन ठक्कर को पार्टनर माना जाएगा, यहां पे मैं हुआ अभी फॉर्मर पार्टनर, ये एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बट इसने बोला स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ LLP, उसको पार्टनर कंसीडर्ड किया जाएगा, टू बी रिगार्डेड, राइट टू बी रिगार्डेड और टू बी कंसीडर्ड एज पार्टनर ऑफ द LLP। किस चीज के लिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ, ब्रैकेट पढ़िएगा इस, इन रिलेशन टू एनी पर्सन मतलब थर्ड पार्टी या मैं जो LLP के साथ डील करता है, राइट ये यहाँ पे एनी पर्सन मतलब कोई थर्ड पार्टी जो LLP के साथ डील करता है। सपोज हमारा कोई कस्टमर हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, राइट जो LLP के साथ डील करता है, उसके लिए मैं स्टिल पार्टनर ही कंसीडर होऊंगा अगर द पर्सन हैज नोटिस दैट, अनलेस, हाँ अगर ये 2 सिचुएशन होगी ना तो मैं पार्टनर नहीं रहूंगा, ये 2 सिचुएशन होगी तो शैल नॉट बी कंसीडर एज पार्टनर। अनलेस लिखा है ना गाइस, अनलेस मतलब समझते हो ना, इन दिस 2 सिचुएशन, राइट सपोज मैं, हम 3 पार्टनर्स थे, मैं बादल एंड धवल सर, ठीक है। सपोज किशन सर हमारे कस्टमर थे, हमारी LLP के जो कस्टमर्स थे गाइस, समझना हम उनको एडवाइस देते थे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो किशन सर के लिए सचिन ठक्कर स्टिल पार्टनर माना जाएगा, सचिन ठक्कर को पार्टनर कंसीडर किया जाएगा अगर ये 2 पॉइंट में फॉल नहीं होता है। बट अगर ये पॉइंट में फॉल होता है तो सचिन ठक्कर किशन वैद्य सर के लिए पार्टनर कंसीडर नहीं होगा। कौन से है वो 2 पॉइंट? अनलेस द पर्सन मतलब थर्ड पार्टी मतलब किशन सर हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP। अगर किशन सर को ये बात बता दी गई है कि भैया सचिन ठक्कर सर ने ये LLP छोड़ दिया है, तो फिर वो डीम्ड पार्टनर सचिन ठक्कर नहीं माना जाएगा। या फिर सर हर किसी को तो हम थोड़ी बताने जाएंगे कि यस सचिन सर ने छोड़ दिया है, सचिन सर ने सचिन एडवाइजरी LLP छोड़ दिया, हर किसी को सर क्यों बताएंगे हम, और कैसे बताएंगे? नॉट पॉसिबल सर, इतने अगर हमारे हजारों लाखों कस्टमर्स हुए तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर आपने ये काम भी कर दिया है ना, नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर मतलब सचिन ठक्कर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP, वो आपने ROC के साथ फाइल कर दिया है। इन्फॉर्म्ड ROC that Sachin Thakkar
has ceased to be a partner। मतलब एक लाइन में बोलूं ना तो ये पॉइंट्स क्या बोलना चाहते हैं पता है? एक लाइन में बोलूं तो कि सचिन ठक्कर या बादल ठक्कर या धवल सर भले किसी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया हो, बट जब तक आप ये रेजिग्नेशन आरओसी को फाइल नहीं करोगे ना, तब तक ये डीम्ड पार्टनर माने जाएंगे थर्ड पार्टी के हिसाब से। जब तक आप ये रेजिग्नेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, मम्मा को फाइल नहीं करते हो, तब तक आप थर्ड पार्टी के लिए क्या कंसीडर किए जाओगे? पार्टनर ही कंसीडर किए जाओगे। सो एक एडवाइस है एलएलपी को कि जैसे ही कोई पार्टनर रिजाइन करता है तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको आप क्या करो, आप वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म कर दो, राइट। एंड अगर आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को किसी रीजन से इन्फॉर्म नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है कि कोई कस्टमर ऐसा मान के एलएलपी के साथ डील कर रहा है कि सचिन ठक्कर ऑलरेडी इस एलएलपी में है, इसीलिए वो डील कर रहा है, तो उस कस्टमर को बता दो, उस थर्ड पार्टी को एटलीस्ट, कि भैया सचिन ठक्कर सर ने रिजाइन कर दिया। वो बोला कि हाइला कैसे रिजाइन कर दिया, वेबसाइट पे तो उनका नाम दिख रहा है। अरे भैया सब्र रखो, अभी हमने आरओसी को इंटीमेट नहीं किया है, इसीलिए हम आपको पर्सनली बता रहे हैं। सो अगर आपने उनको पर्सनली बताया होगा किशन सर को, तो वहां पे मैं डीम्ड पार्टनर नहीं हूं। एंड अगर मैंने आरओसी को इंटीमेट कर दिया होगा तो मैं डीम्ड पार्टनर नहीं हूं। बट अगर ये दोनों में से मैंने कोई भी काम नहीं किया है तो किशन सर के लिए सचिन ठक्कर अभी भी डीम्ड पार्टनर माना जाएगा। ऐसा ही नहीं, अगर किशन सर को इस एलएलपी से कोई ऐसा बनाव बनता है उनके साथ, सपोज कि उन्होंने इस एलएलपी को एडवांस में पैसा दे दिया, एलएलपी उनको सर्विस नहीं दे रहा है, तो किशन सर सिर्फ बादल ठक्कर एंड धवल सर के ऊपर नहीं बट मेरे ऊपर भी सूट फाइल कर सकते हैं कि भैया सचिन सर भी इन्वॉल्व थे। क्यों? बिकॉज अभी हमने आरओसी में तब तक तो वो इंटीमेशन किया नहीं था, ना ही हमने उनको पर्सनली बताया। तो अगर ये दो सिचुएशंस के अंदर आप फॉल हो गए तो सचिन ठक्कर भी डीम्ड पार्टनर माना जाएगा, और उनका कोई दोष भी नहीं है ना गाइज। आज मुकेश अंबानी सर रिलायंस को छोड़ते हैं और ये बात आम जनता को पता ही नहीं है, वेबसाइट के ऊपर पता ही नहीं है, राइट, ना ही कुछ इंटीमेशन गया है, तो लोग तो यही मानेंगे मुकेश भाई है इसीलिए हम रिलायंस के साथ डील करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। इसीलिए कानून ने बोला कि अगर कोई भी पार्टनर छोड़ के जाता है फिर भी उस पार्टनर को एलएलपी का पार्टनर ही माना जाएगा, अगर ये दो सिचुएशन आपने, दो में से कोई एक आपने ए एंड बी में से कंप्लायंस नहीं किया तो इधर आप सामने वाली पार्टी को बता दो जो एलएलपी के साथ डील करता है, या फिर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट कर दो। सो सेकंड पॉइंट जो है वो तो आपको लीगली करना ही है गाइस, तो उसको एज अर्ली पॉसिबल आपको कर देने का, सिंपल है। इज देयर एनी डाउट इन दिस थर्ड पॉइंट? स्पेसिफिकली थर्ड पॉइंट के लिए डाउट है तो प्लीज आस्क। If you have any doubt specifically for third point, please ask. Yes, Kathik. सर यहाँ पे पॉइंट ए में द पर्सन लिखा है, तो द पर्सन मतलब कौन जो डील कर रहा है? वो ऊपर मैंने थर्ड पार्टी लिखा है ना, उसकी बात है। ओके ओके सर, ठीक है। यस दर्शिक। दर्शिक तेरी आवाज नहीं आ रही है। दर्शिक तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? यस अब आ रही है। हाँ तो सर मैं कोई एलएलपी में पार्टनर हूँ और सर मैं बाद में लीव हो रहा हूँ और कोई थर्ड पार्टी सर मैं एलएलपी में पार्टनर हूँ इसके लिए वो समझ के फॉर्म में फिलअप कर रही है, पर मेरा जो पार्टनर है वो उसको नहीं बता रहा है कि मैं एलएलपी में पार्टनर से निकल गया हूँ, तो फिर सर ऐसे में क्या करेंगे हम? तूने क्या किया है? पार्टनरशिप को सीज कर दिया है। दर्शिक आधा डाउट पूछ के तू चला गया बेटा। हाँ सर। हाँ तूने सीज किया, फिर क्या? सर कोई थर्ड पार्टी मैं एलएलपी में पार्टनर हूँ ये सोच के एग्रीमेंट कर रही है।
तो मुझे बता बेटा, वो थर्ड पार्टी ए एंड बी दोनों में से कि एक चीज का थर्ड पार्टी को, मतलब तू जैसे बोल रहा है, मतलब ए पॉइंट के अंदर तो थर्ड पार्टी को मालूम ही नहीं है, तूने थर्ड पार्टी को इंटीमेट किया है या एलएलपी ने इंटीमेट किया है कि भैया दर्शिक सोनी निकल गया है? नहीं सर। ठीक है, क्या तेरे एग्जाम्पल में तेरी एलएलपी ने आरओसी को इंटीमेशन किया है? नहीं सर। बस, तो ये दोनों सिचुएशन में अगर वो इंटीमेशन नहीं गया है तो तू डीम्ड पार्टनर माना जाएगा, राइट? इसीलिए बेटा, तो जैसे ही कोई रेजिग्नेशन फाइल करता है तो फोर्स करवा के आप एलएलपी को फोर्स कीजिए कि भैया आप एज अर्ली पॉसिबल मेरा रेजिग्नेशन क्या करो, फाइल कर दो। या फिर तेरे नोन में अगर एलएलपी नहीं करता है ऐसा, तो तेरे नोन में जितने भी पर्सन्स आते हैं कस्टमर्स, उसको तू बता देगा कि भैया मैं नहीं रहा हूं, बाय ईमेल ही बताने का, सो दैट वो कभी भी तू प्रूव कर पाए कि मैंने तो आपको ऑलरेडी इंटीमेशन कर दिया था। ओके, थैंक यू सर। इन्हें पढ़ जाएंगे। यस, एनी अदर डाउट गाइस इन दिस पॉइंट ओनली स्पेसिफिकली? नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। द सीजेशन ऑफ पार्टनर, समझना है गाइस, मुझे अगर कोई पॉइंट अगर ऐसा लगा कि उसके लिए मेरे को आधा घंटा भी आपको समझाने का है, मैं समझाऊंगा गाइस, ऐसे ही नहीं बढ़ूंगा मैं आगे, राइट? बट यस, आपको वहां पे अच्छे से फिर उसको ध्यान रखना पड़ेगा। द सीजेशन ऑफ पार्टनर from the LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP or the other persons or to any other person which he incurred while being a partner। मतलब क्या गाइस, मुझे बताइए अभी ये फोर्थ पॉइंट के लिए कि ये सचिन ठक्कर जो है ना, ये 2015 से SAL के अंदर, सचिन एडवाइजरी LLP के अंदर पार्टनर थे, ठीक है? तो मेरा जो टेन्योर था गाइस, मेरा टेन्योर जब से LLP बनी थी 1/1/2015 को, तो 1/1/2015 से 8/8/2021 तक मैं LLP में पार्टनर रहा हूं। अभी 2022 में LLP में रेड पड़ी इनकम टैक्स की, और उन्होंने बोला कि भैया आपकी LLP ने कौभांड किया है, फ्रॉड किया है इन द ईयर 2016-17। और ये हमने देखो सर्च किया सब कुछ कि 16-17 में आपने फ्रॉड किया है। मुझे बताइए गाइस, क्या सचिन ठक्कर उसके लिए लायबल रहेंगे? रेड पड़ी है 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, एंड ये लोग क्वेरी निकाल रहे हैं 2016-17 की, राइट? तो टेल मी, क्या इसके लिए सचिन ठक्कर लायबल रहेंगे? यस और नो? यस सर, यस सर। बस वही फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा है कि भैया आपने LLP छोड़ दिया, उसका मतलब ये नहीं कि आपके टेन्योर में जो आपने लोचा किया है उससे आपको मुक्ति मिल गई, नॉट एट ऑल। अगर इन फ्यूचर भी अगर आपके टेन्योर में कोई हरकत हुई, वो पकड़ी गई, तो आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितने अदर पार्टनर्स। द सीजेशन ऑफ पार्टनर, अब पढ़ो इंग्लिश में, द सीजेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द LLP डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर, राइट? उसको वहां पे डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, उसको रिमूव नहीं कर रहा है फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, कोई जवाबदारी, राइट, टू द LLP और टू द अदर पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। जो जवाबदारी आपने शुरू की थी जब आप पार्टनर थे, वो जवाबदारी आपने कब ली थी, वो ऑब्लिगेशन कब ली थी? जब आप पार्टनर थे। सपोज हम 3 जन पार्टनर थे, मी, बादल एंड धवल सर, और हमने 2016 में ये वादा किया था, 2016 में ये ऑब्लिगेशन लिया था कि हम हमारे कस्टमर को, अगर वो 5 साल तक कंटिन्यूअस हमसे गुड्स या सर्विसेज लेते हैं 2016 से 2021 तक, तो हम उनको 2022 में जितने भी रुपए का उन्होंने हमसे गुड्स या सर्विस लिया होगा उसका 5% कैश बैक देंगे। मतलब सपोज किसी पर्सन ने 1 करोड़ का बिजनेस किया है हमारे साथ 5 साल में, तो 2022 में उसको हम 5 लाख रुपए वापस करेंगे। कंटिन्यूअस उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कंटिन्यूअस हमसे ही बिजनेस करने का, किसी और को बिजनेस नहीं देने का, राइट? वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी।
तो सपोज ऐसे 10 करोड़ रुपए के कस्टमर्स थे जिन्होंने 2016 से 2021 तक सारी कंडीशंस के साथ हमारे से बिजनेस किया। 2016 में हमने उनको ये कमिटमेंट दिया था कि आप 5 साल हमसे गुड्स लीजिए, हम आपको 5 साल के बाद जितना भी टोटल आपने बिजनेस हमको दिया होगा उसका 5% कैशबैक देंगे। सो 10 करोड़ रुपए के टोटल ऐसे कस्टमर्स है, 5% के हिसाब से 50 लाख रुपए 2022 में देने को बनता है। अभी मैं तो 2021 में 8 अगस्त 2021 में मैंने तो क्या कर दिया बाबा, रिजाइन कर दिया। अभी 2022 में एलएलपी ये कैशबैक देने से मना करती है, तो क्या वो कस्टमर्स सिर्फ बादल ठक्कर एंड धवल सर के ऊपर ही सूट फाइल करेंगे या सचिन ठक्कर के ऊपर भी कर सकते हैं? टेल मी। आप भी कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे पे कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑब्लिगेशन आपको ये देखने का, क्या ये ऑब्लिगेशन सचिन ठक्कर ने जाने के बाद दिया था एलएलपी ने? नहीं, ये कब दिया था? जब सचिन ठक्कर था तब दिया था, समझना। एंड एक और क्वेश्चन इसके अंदर, मेरे जाने के बाद किशन सर को एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी ऐड किया गया है आज की तारीख में 18 अगस्त को, और 2022 में ये केस फाइल होता है, तो क्या किशन सर लायबल रहेंगे? यस और नो? नो सर। नो सर। ये बात एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर भी लिखी हुई है कि हम 5 साल के बाद हमारे कस्टमर्स को कैशबैक देने वाले हैं 5%। किशन सर ने एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एलएलपी इस एलएलपी एग्रीमेंट को पढ़ा भी है और कंफर्म भी किया कि मैं अग्री करता हूं ये सारी चीजों से। बताइए क्या बोला? तो फिर कर सकते हैं। उनकी लायबिलिटी समझना गाइस, उनकी लायबिलिटी डेफिनेटली रहेगी, बट कब से कब तक? 18 अगस्त से, वो जब से एंटर हुए हैं तब से 18 अगस्त से 31 दिसंबर तक, जो भी हमने 2021 का लास्ट डेट रखा होगा कैशबैक के लिए, तो वो जब से एंटर हुए हैं, राइट? 18 तारीख को वो एंटर होते हैं। मैं ये बोलता हूं कि नहीं हमने 2016 में बोला था, तो 16 से लेके अगर एलएलपी के पास पैसा नहीं है और पार्टनर को भुगतने का आता है, वैसे तो पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, राइट? बट फिर भी तो वहां पे उनकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? जो अपकमिंग पार्टनर है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो जब से उन्होंने ज्वाइन किया तब से होगी, राइट? बट सपोज किशन सर 2022 में ही ज्वाइन करते हैं, तो क्या अब उनकी एक भी लायबिलिटी होगी? The answer is no. मीनिंग देयरबाय ये फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जब भी डिफॉल्ट हुआ है, जिस साल का डिफॉल्ट हुआ है उस साल में जितने पार्टनर्स थे वही रिस्पॉन्सिबल्स रहते हैं, राइट? जो बाद में पार्टनर्स आते हैं वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और जो छोड़ के चले गए हैं, राइट, वो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद का इस फिफ्थ पॉइंट लिखा है, वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीजेस टू बी ए पार्टनर, वो सीज हो जाता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? वो फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर कुछ नहीं लिखा है, द फॉर्मर पार्टनर जिसने सीज किया or a person entitled to his share in the consequences of death or insolvency of the former partner, suppose मेरी डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली मेरे लीगल हेयर में मेरे बच्चे का नाम आया फॉर एन एग्जांपल, राइट? तो मेरी डेथ नहीं हुई है तो मैं, बट अगर मेरी डेथ हो गई है तो फिर मेरा बच्चा या जो भी मेरा नॉमिनी है वो लोग एंटाइटल्ड हो जाएंगे, शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी। हम एलएलपी से रिसीव कर सकते हैं an amount equal to the capital contribution of the former partner, जो आपने एक्चुअली दिया था एलएलपी को, मतलब ऑब्वियसली जितना कंट्रीब्यूशन दिया था मैं वापस लूंगा, एंड मेरा राइट जो भी प्रॉफिट हुआ है अभी तक का एलएलपी का, राइट? तो उसके अंदर मैं दोनों चीज के लिए फॉर्मर पार्टनर मतलब जो छोड़ के जा रहा है, या फिर उसको बोलते हैं गाइस इज नॉमिनी, राइट? या उसके लीगल है, ये लोग एंटाइटल्ड है एंटाइटल्ड टू रिसीव टू थिंग्स। एक तो कंट्रीब्यूशन मेड, जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया था एलएलपी को, एंड दूजा
एंड दूसरा किस चीज के लिए आप राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, जो भी उसका हक है। इसके लिए भी भैया मेरा राइट रहेगा फॉर श्योर। His right to share in the accumulated profits of the LLP, राइट। हाँ, जो भी उसका लॉसेस हुआ उसको डिडक्शन करने के बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करूंगा, लॉस हुआ है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। As the date of the former partner ceased to be a partner, हाँ, बट जिस दिन मैं छोड़ रहा हूं उस दिन तक जितना लॉस हुआ है और उस दिन तक जितना प्रॉफिट हुआ है, राइट, उतने के लिए मैं लायबल रहता हूं, उतने के लिए मेरा राइट रहता है प्रॉफिट लेने का। सिंपल है। तो गाइस दो चीजें तो मुझे डेफिनेटली मिलनी चाहिए। एक तो जो पैसा मैंने एलएलपी को दिया था वो मैं चला गया तो मेरे नॉमिनी ले सकते हैं, राइट, एंड जो मेरा प्रॉफिट या लॉस के अंदर जो भी शेयर आता है, ये अपना 5वां पॉइंट बोलता है। तो ये भी गाइस इजी है, अपन को मालूम है, राइट, जस्ट वो इंग्लिश में लिखा है और कुछ नहीं। हाँ, बट अगर आपके एलएलपी एग्रीमेंट में सपोज ऐसा लिखा है, ये तो एक्ट ने बोला, पर सपोज एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर कोई पार्टनर एलएलपी चालू होती है उसके 5 साल के अंदर विद इन 5 years अगर रिजाइन करेगा तो ना तो उसका कैपिटल उसको वापस मिलेगा एंड ना ही उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, बल्कि अगर एलएलपी को लॉस हो रहा है तो उसको देके जाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा डिसाइड किया है तो मुझे बताइएगा इस अभी क्या ये भाई साहब को अगर वो 4थे साल में रिजाइन करते हैं सचिन ठक्कर, तो क्या उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन वापस मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा, राइट। मैं 4थे साल में रिजाइन करता हूं तो नहीं मिलेगा। दूसरा, क्या मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। अगर एलएलपी को 1 करोड़ का लॉस हुआ है तो क्या मुझे वो बेयर करना पड़ेगा? यस सर, मैं चला गया तो क्या मेरे नॉमिनी को बेयर करना पड़ेगा? यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, नो समझना, नो सर, नॉमिनी को नहीं होगा। नॉमिनी पर्सनल अपने पैसों से लॉस बेयर नहीं करता है, बट अगर मैं मेरी और कोई दूसरी प्रॉपर्टी छोड़ के गया हूं तो यस, तब एलएलपी का, तब वहां पे नॉमिनी का ड्यूटी बनता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी में छोड़ के गया हूं उसको बेच के ये लॉस भरपाई करे। हाँ, अगर मैं उसको कुछ भी नहीं दे के गया हूं, राइट, तो उस केस के अंदर वो नॉमिनी खुद से बेयर नहीं करेगा, समझना। बट अगर मैं वहां पे मेरी एम्पल ऑफ प्रॉपर्टीज छोड़ के गया हूं तो यस, उसमें से ये देना पड़ेगा। सर मतलब जो प्रॉपर्टी फॉर्म में छोड़ी होगी वही ना? नहीं बेटा, मैं मेरी अदर प्रॉपर्टीज भी तो होती है ना मेरे पास, बिकॉज ये एक एग्रीमेंट है बेटा। एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय हुक और क्रूक, राइट। सो एग्रीमेंट, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि आज मैंने गुनाह किया है बट मेरी डेथ हो गई तो जेल में मेरा बेटा जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना बेटा। इसीलिए अगर आज मैंने कोई लॉस किया है तो वो लॉस मेरा नॉमिनी भरपाई नहीं करेगा, बट अगर मेरी ही कोई असेट्स है, राइट, उसको बेच के डेफिनेटली उसको ये पैसा देना पड़ेगा। बट सर अगर एलएलपी में ऐसा एग्रीमेंट क्यों बनाएंगे? क्या अगर वो तो पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं। ये जेनिश क्या कर रहा है बेटा? जेनिश अपने सर को क्यों फोड़ रहा है? मतलब पार्टनर ने एग्री किया, बिकॉज पार्टनर को ऐसा डाउट था जब एलएलपी एग्रीमेंट बना रहे थे कि यार 1-2 पार्टनर है ना 5 में से, ये ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल से ज्यादा टिकेंगे नहीं, तो चलो एक ऐसा क्लॉज रखते हैं सो दैट वो लोग जाए नहीं। अदरवाइज अगर वो जाते हैं और हमको बीच में से कुछ पैसा उनको कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट देना पड़े, राइट, तो हमारा बिजनेस ग्रोथ अटक जाएगा। बिकॉज हमको तो जितना चाहे उतना पैसा डालना है, निकालना कुछ भी नहीं। अगर निकालेंगे ना तो हमारा बिजनेस ग्रोथ अटक जाएगा। सपोज ऐसा कोई बिजनेस वो लोग कर रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो उस केस के अंदर उन्होंने ये कंडीशन बना दी है 5 साल तक अगर कोई जाएगा तो कंट्रीब्यूशन वापस नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं होगी, उस टाइम पे लॉस देखा जाएगा, जो भी लॉस होगा आपको भरपाई करना पड़ेगा। सिंपल। तो यस, ऐसे म्यूचुअली एग्रीमेंट्स आपको जैसे बनाना बेटा वैसे बना सकते हो। बट सर, यस, अगर नॉमिनी ने इंश्योर मतलब लॉस बेयर करने का आया उससे पहले ही वो एसेट बेच दी तो फिर? नॉमिनी ने बेच दी। यस सर। और पार्टनर की डेथ हो गई है। यस सर, मतलब पार्टनर की डेथ हुई तो पार्टनर की जो भी कुछ एसेट थी वो उसने नॉमिनी को दी। अब नॉमिनी को कुछ पर्सनल काम हुआ और उसने बेच दी, और फिर जब कंपनी को काम आया तब क्या करेंगे सर?
हाँ, तो उस केस के अंदर आप नॉमिनी के ऊपर सूट फाइल कर सकते हो। एलएलपी कैन फाइल सूट ओवर द नॉमिनी अगेंस्ट द नॉमिनी, और नॉमिनी को जेल में भी जाना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो पार्टनर को मालूम होगी कि पार्टनर ने नॉमिनी को कितनी असेट दी है और नहीं दी? वो सब बेटा जब कोर्ट में जाएंगे तो सब पता चल जाता है ना। ओके सर। फाइल करते हो तो कोर्ट पुलिस सब उगलवा लेगी, उसके विल होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, सब कुछ होगा, रजिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। आज मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है बेटा, फ्लैट है या ऑफिस है या दुकान है या कुछ भी है, राइट, तो मेरे नाम से मेरे बेटे को मेरे उसके नाम पे तो करवाना पड़ेगा ना जब मैं वहां पे चला जाऊंगा। यस सर। राइट, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड होगा जब रजिस्ट्री में आप दस्तावेज करवाने के लिए वहां पे गए होंगे, या मेरा डेथ सर्टिफिकेट वो सबमिट करवाने के लिए गया होगा, राइट, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिए होंगे, तो गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है ही कि मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। सिंपल। यस, कोई और कुछ पूछ रहा था? सर अगर जब पार्टनर की डेथ नहीं हुई अभी भी और उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के मीन्स उसके नॉमिनी है उसको पैसे देके या फिर उसके नाम पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, तो फिर अगर नॉमिनी के उसके नाम पे या नॉमिनी के नाम पे? नॉमिनी के नाम पे और उसके Okay. बाद लाइबिलिटी आई, तब तक पार्टनर की डेथ हो गई थी और लाइबिलिटी उसके बाद आई, तो फिर वो नॉमिनी को भी बोलेंगे कि अगर आपके ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो आपके पार्टनर के। नहीं, नॉट एट ऑल, फिर नहीं होगा बेटा। मेरे पास अगर कुछ बचा है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सर हाँ सर, डेथ पार्टनर की हो जाती है तो नॉमिनी ज्वाइन कर सकता है, मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं लेना चाहता और ज्वाइन कर जसवंत, सकता तेरी है? आवाज प्रॉपर नहीं आ रही बेटा, क्या? सर नॉमिनी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी ज्वाइन कर सकता है एलएलपी? वो बोलता है कि कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एलएलपी को। बाकी के पार्टनर्स अग्री है तो कर सकता है, और अगर ऑलरेडी क्लॉज ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल हेयर को पार्टनर बना देने का, तो अकॉर्डिंगली वो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा तो उस हिसाब से। अगर नहीं लिखा है और उसको बनना है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, बाकी के पार्टनर्स अगर अग्री करेंगे तो वो बन जाएगा। ओके सर। यस चेतन, लास्ट डाउट? सर फिर ये सब में तो लायबिलिटी लिमिटेड कहाँ से हुई, तो फिर अनलिमिटेड ही हो गई ना। बेटा एलएलपी एग्रीमेंट में जो लिखा है वो तो करना पड़ेगा ना, अनलिमिटेड कहाँ से हुई? मैं बोल रहा हूँ कि आपका एलएलपी एग्रीमेंट प्रिवेल करता है, राइट। मैंने ये एलएलपी एग्रीमेंट जब बनाया तभी बोला कि जो भी लॉस होगा तो हम वहां पे जितना भी लॉस होता है हम इतना इतना बेयर करेंगे, तो वो तो बेटा तेरे और मेरे एग्रीमेंट के बीच की बात है। अगर हमने ऐसा लिखा है कि भैया वी विल नॉट बेयर एनी लॉस, तो उस केस के अंदर हमारी लायबिलिटी जो कंट्रीब्यूशन है उतना रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ओके सर। है ना, इट इज अप टू विथ अस। प्रॉफिट में अगर हमको हिस्सा भी चाहिए तो लॉस भी तो बेयर करना पड़ेगा ना। हाँ पर सर वो जितनी असेट होगी उतनी होना चाहिए ना, मतलब लिमिटेड। तो अग्रीमेंट जैसा बना होगा वैसे ही काम करेंगे वैसा। हाँ, वो एक फंडा है, जो आपका एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा वो प्रिवेल करेगा, सिंपल। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ आपने लिखना रह गया है तो उस केस के अंदर फिर एक्ट आएगा पिक्चर में। ओके सर। सिंपल है, ठीक है। अ फॉर्मर पार्टनर or a person entitled to his share in the consequences of the death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of LLP। ये देखिए गाइस, एक्ट क्या बोलता है कि अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो बात अलग है, अदरवाइज फॉर्मर पार्टनर जिसने सीज कर दिया, राइट, उसको इसीलिए तो फॉर्मर बोल रहा है, या पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नॉमिनी या इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर, राइट, इसके पास कोई राइट नहीं है बाबा, शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफियर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी, राइट। वो लोग को कोई लेना देना नहीं है और वो इंटरफियर नहीं कर सकते, सिंपल है। अगर आप अपने पार्टनर्स चेंज करते हो गाइस, एवरी पार्टनर shall inform the LLP of any change in his in his name or address within a period of 15 days of such change। मतलब के पार्टनर्स अगर अपना नाम चेंज करते हैं या अपना एड्रेस चेंज करते हैं, सपोज मैंने एलएलपी को बोला कि भैया मैं सचिन ठक्कर, राइट, और मैं यहाँ पे सैटेलाइट में रहता हूँ कर्णावती क्लब के सामने,
अभी सपोज मेरा नाम चेंज करता हूं या मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, सपोज मैं थलतेज रहने के लिए चला गया, राइट? तो मुझे जिस दिन मैं मेरा एड्रेस चेंज करता हूं उसके 15 दिन के अंदर अंदर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर कि मैं इन्फॉर्म करूं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, राइट, कि वो अपने एलएलपी को इन्फॉर्म करे, राइट, टू इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस, राइट? जो भी चेंज मैं करता हूं, his name and address, नाम में या एड्रेस में कोई भी चेंजेस आता है तो गाइस मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। LLP shall where a person become or cease to be a partner, राइट? क्या बोला गाइस इसने? LLP क्या करेगा? LLP shall where a person become or cease to be a partner file a notice with the registrar within 30 days, उसको 30 दिन के अंदर अंदर ये नोटिस फाइल करना पड़ेगा गाइस। अगर कोई पर्सन बनता है, नया पार्टनर बनता है या पुराना पार्टनर छोड़ के जाता है, राइट, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एलएलपी गाइस, तो उसको क्या करना पड़ेगा बाबा? ये एलएलपी का ड्यूटी है। क्या है ड्यूटी? कि एलएलपी इंटीमेट करे, किसको इंटीमेट करे? आरओसी को इंटीमेट करे, इंटीमेट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ पार्टनर या रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर, राइट? ये आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ये जो इवेंट होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये इंटीमेशन करना पड़ेगा गाइस, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। विद इन 30 डेज यू हैव टू इंटीमेट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एलएलपी गाइस। एंड एलएलपी के कंप्लायंस की ड्यूटी डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है, आप लोग को मालूम है। एलएलपी में सारा कंप्लायंस हो उसकी ड्यूटी किसकी होती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है गाइस, राइट? तो जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, राइट, उसकी लग जाएगी अगर उसने टाइम पे इंटीमेशन नहीं दिया तो आपको इंटीमेशन देना है। अगर कोई पार्टनर अपॉइंट होता है या कोई पार्टनर सीज होता है, 30 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट कीजिए। अगर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस में आप चेंज करते हो या पार्टनर के एड्रेस में चेंज करते हो तब भी आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा। एलएलपी एक तो ये इंटीमेशन देगी ही देगी अबाउट एक्सेप्टेंस, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, change in the name of partner and his address, ये भी आपको वहां पे बताना पड़ेगा। दोनों चीज फिर से देखिएगा इस एक बार। अगर पार्टनर अपना कोई नाम वगैरह चेंज करता है तो वो इंटीमेट करेगा। Every partner shall inform the LLP of any change in his name or address within a period of 15 days of such change. दूसरा ये बोलता है LLP shall where a person becomes or cease to be a partner, तो LLP have to file, LLP को इंटीमेट करना पड़ेगा गाइस ROC को about the appointment and resignation of partner, ठीक है? एंड अगर कोई चेंजेस होता है तो वो भी उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो वैसे ये दोनों पॉइंट इसके सामने आपकी बुक के अंदर लिख दीजिए फटाफट, राइट इट डाउन गाइस, कम ऑन, दोनों पॉइंट। अ नोटिस, उसके बाद क्या बोलता है गाइस? अ नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, जो आपने नोटिस फाइल किया है आरओसी को अंडर सबसेक्शन 2, राइट, shall be in such form as may be prescribed। मतलब के ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख के दे दिया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि यस हमको ये ऐसा था वैसा था, राइट? ये आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में करना पड़ता है। जनरली इसके लिए फॉर्म 4 आता है, राइट? फॉर्म 4 में आप ये फाइल करते हो, बट आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रिस्क्राइब फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म आता है? यहाँ पे फॉर्म नंबर 4 आता है गाइस। इसके अंदर ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती है। इट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये जो भी गाइस आप इंटीमेशन का फॉर्म देते हो ना, ये एलएलपी ने इंटीमेशन किया, राइट? तो ये फॉर्म 4 में आता है, प्रिस्क्राइब फॉर्म है इसका, राइट? एंड ये साइंड होता है डिजिटल सिग्नेचर से, साइंड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर।
authenticated in the manner as may be prescribed. If it relates to incoming partner, shall contain a statement by such partner that he consents to becoming a partner signed by him, authenticated the manner as may be prescribed. मतलब कि अगर कोई नया पार्टनर आया है और आप फॉर्म 4 फाइल कर रहे हो, तो नया पार्टनर ने कंसेंट दिया होगा ना गाइस कि भैया मैं इस कंपनी में पार्टनर बनना चाहता हूं, तो वो कंसेंट भी आपको वहां पे अटैच करना पड़ेगा। कंसेंट टू बिकमिंग अ पार्टनर, कंसेंट टू बिकमिंग अ पार्टनर, वो भी आपको वहां पे अटैच करना पड़ेगा। साइंड बाय हिम, ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये आपको किससे लेना है? फ्रॉम इनकमिंग पार्टनर, मतलब जो नया पार्टनर आता है उससे आप कंसेंट ले रहे हो कि भैया वो पार्टनर बनना चाहता है। इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस, अगर ये एलएलपी जो है गाइस वो कॉन्ट्रावेंट करता है प्रोविजन का, किसी भी प्रोविजन का, राइट? तो यहाँ पे इसने बोला इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, अगर सबसेक्शन 2 की प्रोविजंस वहां पे वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ऊपर जो हमने पढ़ा, तो एलएलपी एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी, राइट, वो पनिशमेंट उनको रहेगा गाइस, शैल बी पनिशेबल विद फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 2000 रुपीस बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीस। मतलब 2000 से 25,000 रुपए का गाइस पेनल्टी वहां पे आपको लगेगा। इफ एनी पार्टनर कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, राइट, तो 2000 के 25,000। बट गाइस आपको ये पेनल्टीज जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट गो थ्रू ही करेंगे, राइट? आपको ये नंबर 25,000, 5,000, राइट, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है गाइस, सो जस्ट गो थ्रू वहां पे लिख देना। ये दोनों पॉइंट्स गाइस, पॉइंट नंबर 4 and 5, नो नीड टू रिमेंबर। बट सर अगर ऐसा हो कि हमने एलएलपी को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, बट रेजिग्नेशन लेटर जानबूझ के एलएलपी आगे फाइल नहीं कर रही है, तो सर उस केस के अंदर तो लोचा हो जाएगा ना, बिकॉज हम तो डीम्ड पार्टनर माने जाएंगे, राइट? तो गाइस उस केस के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप जाके सीधा आरओसी को बता दो कि भैया मैं सचिन ठक्कर आरओसी को ये बताता हूं कि मैंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन लेटर फाइल कर दिया है, इस बात को 40 दिन हो गए, बट फिर भी अभी भी ये जो एलएलपी है वो आरओसी को इंटीमेट नहीं कर रही है, राइट? तो यहाँ पे एनी पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी may himself file with the registrar the notice referred to in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that LLP may not file the notice with the registrar। अगर उसको ऐसा लगता है कि भैया ना तो LLP ने फाइल किया है और ना ही LLP फाइल करेगी, राइट, तो क्या कर सकते हैं गाइस? तो आप खुद पार्टनर, खुद जो पार्टनर जिसने सीज किया है, who ceases to be a partner, right, former partner can file this resignation letter to the LLP and in such a case any such notice जो आपने पार्टनर ने फाइल किया होगा जो निकल गया है, the registrar shall obtain a confirmation to this effect from the LLP unless the LLP has also filed such notice, right? तो आरओसी क्या करेगा? इसका कंफर्मेशन लेगा कि भैया ये बात सचिन ठक्कर लेके आया है, क्या ये सच में सही है? यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? वो वहां से क्या करेगा गाइस? कंफर्मेशन डेफिनेटली लेगा। हाँ, बट अगर एलएलपी ने भी वो नोटिस फाइल कर दिया तो फिर वहां पे आरओसी कंफर्मेशन लेने के लिए नहीं जाएगा। However, where no confirmation is given by the LLP within 15 days, the registrar shall register the notice made by a person ceases to be a partner under this section। But अगर कोई confirmation LLP नहीं देता है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? जो भी सचिन ठक्कर बोल रहा है वो सही है, राइट, ऐसा मान के वहां पे मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस केस के अंदर भी गाइस वेबसाइट से मेरा नाम निकल जाएगा एंड वहां पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बाद में नहीं रहेगी। So guys, it is advisable कि if LLP is not filing your resignation letter with the ROC, then being a partner, being a former partner, right, आपको क्या करना चाहिए guys? ये resignation letter फाइल कर देना चाहिए। लिखिए वहां पे former partner should file resignation letter
to registrar of companies if he has reason to believe that LLP shall not file resignation letter to registrar of companies। अगर उसको ऐसा लगता है कि भैया मैंने तो LLP को बता दिया बट LLP आगे नहीं बताएगा, राइट, तो वहां पे ये रेजिग्नेशन लेटर जो है गाइस वो खुद वहां पे फाइल कर देगा। सर इफ है इसके बाद क्या लिखा? इफ ही हैज रीजन। यस गाइस, रीजन लिखा है वहां पे। समझना है, इस कानून ये बोलता है कि आप अपनी फर्म को LLP के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सेक्शन 55 ये बोलता है अ फर्म मतलब यहाँ पे वो बात कर रहा है पार्टनरशिप फर्म की, इनटू LLP इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर एंड सेकंड शेड्यूल, राइट। तो इसके लिए गाइस आपको कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा? तो सेक्शन 55 है जो ये आपको अप्रूवल देता है। ये फर्म टू LLP अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सेकेंड शेड्यूल के अंदर सारी प्रोविजंस दी हुई है गाइस। सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। फिर वहां पे सेक्शन 56 है गाइस, अ प्राइवेट कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट होना चाहता है, राइट, तो थर्ड शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हो। सेक्शन 56 गाइस आपको अलाउ करता है, वो बोलता है कि भैया आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आप उसको LLP में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको थर्ड शेड्यूल कंप्लाई करना पड़ेगा। इसको शेड्यूल बोलो शेड्यूल बोलो दोनों एक ही है, राइट। यू हैव टू फॉलो थर्ड शेड्यूल। अगर आप अपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो, बाबा कौन सी कंपनी को? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, जिसने अभी IPO नहीं लाया है, लिस्टिंग नहीं करवाया, बट वो पब्लिक कंपनी है, राइट। तो यस, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए फोर्थ शेड्यूल है, वो LLP में कन्वर्ट हो सकती है। सेक्शन 57 इसके साथ डील करता है। आपका कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है अगर, तो इस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप LLP में कन्वर्ट कर सकते हो। फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से, राइट। सेक्शन 57 इसके साथ डील करता है। सो गाइस, ये चारों सेक्शंस जस्ट आपको नॉलेज के लिए दिए हुए हैं कि भाई ये चीज पॉसिबल है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, राइट, या क्या वहां पे रिक्वायरमेंट रहेगा, ये सब कुछ आपको नहीं दिया है और ना ही आपको वो एप्लीकेबल होगा। अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो या कन्वर्जन करवाते हो तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा वो यहाँ पे डिटेल में दिया है, जिसको अपन डिस्कस करेंगे गाइस। द रजिस्ट्रार मतलब आपने ये सब के लिए एप्लीकेशन तो किसको करते हो गाइस? कन्वर्जन के लिए ROC को। अगर ROC सेटिस्फाइड होता है ऑन सेटिस्फाइंग दैट कि भैया कोई फर्म या प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये तीन ही जन कन्वर्ट करवा सकते हैं। As the case may be, has complied with the provisions
इन्होंने प्रोविजंस का कंप्लायंस किया है, इन्होंने शेड्यूल का कंप्लायंस किया है, इन्होंने एक्ट का कंप्लायंस किया है एंड रूल्स जो बने हैं उनका कंप्लायंस किया है। ऐसा किसको सेटिस्फेक्शन हुआ? रजिस्ट्रार को सेटिस्फेक्शन हुआ कि भैया ये जो फर्म आई थी, ये प्राइवेट कंपनी, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, राइट, इन्होंने कंप्लाई किया है प्रोविजंस का, शेड्यूल का, एक्ट का, रूल्स रेगुलेशंस का, राइट। तो वो रजिस्टर करेंगे डॉक्यूमेंट्स को एंड इश्यू कर देंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, में डिटरमाइनिंग दैट द LLP is and from the date of this so and so, right, registered हो चुकी है। So guys, registrar of companies, if satisfied with the compliance done or the compliance made with the compliance made by firm, private company, unlisted public company, किस चीज के लिए कंप्लायंस कर रही थी वो? फॉर कन्वर्जन, फॉर दी कन्वर्जन। देन इस केस के अंदर गाइस ROC क्या करेगा बताइए ना? ROC shall issue सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नहीं सर, इनकॉर्पोरेशन कहाँ किया है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखना गलत रहेगा गाइस, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो वहां पे इश्यू करेगा। सिंपल है। क्लियर है गाइस? पहला पॉइंट, फर्म कन्वर्ट हो सकती है LLP में, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है LLP में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी कन्वर्ट हो सकती है LLP में। ROC को ऐसा लगा कि यस भैया सारे कंप्लायंसेस कर दिया है, शेड्यूल कंप्लाई कर दिया है, एक्ट कंप्लाई कर दिया है, रूल्स रेगुलेशंस जो बने उसको कंप्लाई कर दिया है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करेगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। LLP, अभी वो LLP बन गया, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं रहा गाइस, देखिए ना, प्राइवेट कंपनी LLP बन गया, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP बन गया। तो इसने क्या बोला, ये जो LLP बना ना, शेल विद इन 15 डेज ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, बिकॉज आप पार्टनरशिप फर्म थे, अभी आप पार्टनरशिप फर्म से क्या हो गए रे बाबा, LLP बन गए ना। तो आपका जो मम्मा था पार्टनरशिप फर्म की, मम्मी का नाम क्या है गाइस? रजिस्ट्रार ऑफ, आश्रम रोड पे अहमदाबाद में उनका ऑफिस है, जैसे ROC का ऑफिस है अंकुर चारस्ता, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से गाइस, ठीक वैसे ही ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, वो कहाँ पे? आश्रम रोड पे बैठता है। तो गाइस ये आप LLP बन गए, पार्टनरशिप फर्म से आप LLP बन गए, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना, राइट। अगर आप प्राइवेट कंपनी से LLP बने हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बता दो कि भैया अब हम प्राइवेट नहीं रहे, या अब हम पार्टनरशिप फर्म नहीं रहे, राइट। जहां पे भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था गाइस उसको आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एज पर द कंपनीज एक्ट, राइट, सो दैट आपकी जो पुरानी मम्मा थी उसको आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा। अबाउट द कन्वर्जन, किस चीज का इंटीमेशन आप कर रहे हो? तो अबाउट द कन्वर्जन एंड ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द LLP, कि भैया अब हम पार्टनरशिप फर्म नहीं रहे, हमने अपने आप को अपग्रेड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो टू इंटीमेट टू ओल्ड मम्मा, यू कैन से दैट यस गाइस, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अपन सच कन्वर्जन, जैसे ही ये कन्वर्जन हो जाएगा
the partners of the firm, the shareholders of the private company, unlisted public company. समझ रहे गाइस? बिकॉज इसमें कौन है ओनर, कौन है पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर कौन होता है गाइस? पार्टनर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में ओनर्स कौन होता है? शेयर होल्डर्स। अभी ये तो कन्वर्ट हो गई, तो अभी ये सबको एलएलपी का पार्टनर बना दिया जाएगा। बिकॉज एलएलपी में ओनर कौन होता है बताइए? एलएलपी में कौन ओनर होता है गाइस? पार्टनर। तो ये सबको एलएलपी के हम क्या बना देंगे? जितना सपोज आज मेरे पास 2 लाख का शेयर होल्डिंग है, अनलिस्टेड कंपनी है मेरी या प्राइवेट कंपनी है, मेरे पास 2 लाख रुपए का शेयर होल्डिंग है, कोई बात नहीं, मैं 2 लाख रुपए का एलएलपी में क्या हो गया? पार्टनर। मुझे 1 भी रुपया नया डालने का नो, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए का। खत्म। ये देखिए पढ़िएगा इस क्या लिखा, अपन कन्वर्जन, अगर एक बार कन्वर्जन हो गया, राइट, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द शेयर होल्डर ऑफ द प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, as the case may be, the LLP, right, to which such firm or company is converted, and the partners of the LLP shall be bound by the provisions of the various schedule, right? ये भैया एक तो बाउंड रहेंगे स्केड्यूल के हिसाब से, एंड उनको ये सारी चीजें एप्लीकेबल भी हो जाएगी डेफिनेटली। तो उनको राइट्स भी मिलेगा और उनको ऑब्लिगेशंस भी वहां पे मिल जाएंगे। किसको मिलेंगे? जो ओनर थे और जो यहाँ पे ओनर बने हैं उनको वहां पे मिल जाएंगे। सो अभी इनको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, राइट, इनको शेड्यूल फॉलो करने पड़ेंगे, एवरीथिंग। ठीक है। एंड अभी जिस दिन ये कन्वर्जन हो जाएगा उस दिन से द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन वहां पे स्पेसिफाइड हो जाएगी। वेरियस स्केड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि कब से कन्वर्जन होता है, वो अलग अलग स्केड्यूल के अंदर लिखा हुआ है गाइस। सो अकॉर्डिंगली अपन सच कन्वर्जन on and from the date of certificate of registration, जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है गाइस, जो आरओसी आपको इश्यू करता है, उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा। अभी क्या ये रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया तो उसकी इफेक्ट क्या रहेगी? notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force on and from the date of registration, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर स्पेसिफाइड है, राइट, देयर शैल बी अ एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द COR। तो उस दिन से ये एलएलपी बन जाएगा गाइस। आपका जो फर्म था या कंपनी था वो एलएलपी बन जाएगा, स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सारी की सारी टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी थी जो फर्म के नाम थी या कंपनी के नाम थी, राइट, टेंजिबल बोले तो टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। इनटेंजिबल लाइक आपकी गुडविल, आपका वहां पे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी आपकी इनटेंजिबल है जो दिखती नहीं है, राइट। अदृश्य मिलकत जो आप लोग पढ़ के आए ना गुजराती मीडियम में, भाई ये अदृश्य है गाइस, इनटेंजिबल है। और जो दिख सकती है लाइक ऑफिस, फैक्ट्री, फर्नीचर्स, राइट, ये सब कुछ आपका टेंजिबल असेट्स है। सो जितनी भी आपकी असेट्स है गाइस, चाहे फिर वो टेंजिबल हो या intangible हो, as the case may be, all assets, interest, right, privileges, liabilities, obligations relating to the firm or the company, as the case may be, and whole of the undertaking of the firm, company, as the case may be, shall be transferred to and shall vest in the LLP, right? तो ये सब कुछ guys, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा LLP को, विदाउट एनी फर्दर अश्योरेंस, राइट। आपको कुछ भी एक्ट या डीड बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ एलएलपी के नाम चला जाएगा गाइस। आपको कोई नया डीड, विदाउट एनी डीड, विदाउट एनी अदर थिंग्स, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड जो आपका पुराना फर्म या कंपनी था उसको डीम्ड डिसॉल्व्ड मान लिया जाएगा। द फर्म एंड द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द records of the registrar of firms, registrar of companies. That इसको गाइस निकाल दिया जाएगा, डीम्ड है, अब वो नहीं रहेगा अस्तित्व में। आपका जो भी पुराना फर्म था या कंपनी था उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा,
Yes guys, this is what the sixth point जो बात करता है कन्वर्जन इनटू एलएलपी।